हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा हमने आपको बताया था कि हम आपकी तैयारी करा रहे हैं यूपी पीजीटी समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम के अनुसार। तो अभी तक हमने आपका कितना सिलेबस कंप्लीट करा दिया है इस बारे में अभी चर्चा करेंगे। और हमने अभी तक के क्लासेस 10 अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप सभी देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी 2022-23 के नाम से, तो उस पर जाके आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोगों को बताते हैं अभी तक हमने आपको कितना पढ़ा दिया है। तो इसमें हमने आपको पढ़ा दिया समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु और क्षेत्र के बारे में, समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ा दिया है। फिर समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है पढ़ा दिया है। फिर समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक, जिसमें अगस्त कॉन्ट, हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ा चुके हैं। और इमाइल दुर्खिम का पार्ट 1 अपलोड हो गया, पार्ट 2 हो गया। आज हम आपका पार्ट 3 अपलोड करेंगे, इसमें आपका इमाइल दुर्खिम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मैक्स वेबर आपको पढ़ाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं इमाइल दुर्खिम का, जिसमें आपका जो पार्ट 3 है इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे इस चीज़ों को बताते हैं। तो आज हम इमाइल दुर्खिम की अवधारणा, जो कि सामाजिक श्रम विभाजन के बारे में उन्होंने क्या बोला है, इसके बारे में हम समझाएंगे आपको। पिछली वीडियो तक सामाजिक एकता के सिद्धांत तक के कंप्लीट हो चुका था। आज हम आपको सामाजिक श्रम विभाजन, फिर धर्म का सिद्धांत और आत्महत्या का सिद्धांत, इमाइल दुर्खिम के ये 3 बच्चे हैं, इन तीनों को कंप्लीट करके आपका इमाइल दुर्खिम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं सामाजिक श्रम विभाजन में इमाइल दुर्खिम ने क्या बात कही है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, दुर्खिम ने पहले स्मिथ, स्पेंसर, मिल जैसे विद्वानों ने श्रम विभाजन की व्याख्या आर्थिक आधार पर की थी, लेकिन दुर्खिम ने श्रम विभाजन की व्याख्या किस आधार पर किया है, तो सामाजिक आधार पर किया है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि श्रम विभाजन की व्याख्या केवल दुर्खिम ने की है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले स्मिथ, स्पेंसर, मिल, इन सब लोगों ने किया था, लेकिन इन्होंने किस आधार पर किया था, आर्थिक आधार पर किया था। और सामाजिक आधार पर व्याख्या किसने किया है, तो सामाजिक आधार पर व्याख्या किया है दुर्खिम ने। ठीक है, और दुर्खिम ने इसी पुस्तक पे डॉक्टरेट की उपाधि अपनी प्राप्त किया था। कब, 1893 में। बुक का क्या नाम था, हिंदी में है समाज में श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये इस बुक पे इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। और इन्होंने अपनी इसी पुस्तक में द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में ही श्रम विभाजन का विस्तार से उल्लेख किया है। ठीक है, तो अब समझते हैं श्रम विभाजन का क्या तात्पर्य है, कि श्रम विभाजन क्या होता है। तो जब किसी बड़े कार्यों को छोटे छोटे तर्कसंगत टुकड़ों में बांटकर हम भागों को करने के लिए अलग अलग लोगों निर्धारित करते हैं, तो इसे ही श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण कहते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा कार्य होता है, उसमें उसको क्या कई खंडों में विभाजित करके और कई सारे लोगों को उसमें कार्यों में लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन एक सामाजिक घटना होने के नाते इसके 2 पहलू होते हैं। एक होता है सामान्य पहलू, जो समाज में एकता लाते हैं, और दूसरा होता है असमान पहलू, जो सामाजिक विघटन को जन्म देते हैं। तो जाहिर सी बात है, श्रम विभाजन आएगा तो इससे समाज में एकता भी आएगी और समाज में विघटन भी आएगा। पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इनकी 3 खंडों में विभाजित है, और संपूर्ण पुस्तक में 14 अध्याय हैं। 3 खंडों के जो है वो प्रमुख रूप से, पहला है श्रम विभाजन के प्रकारों के बारे में बात किया है पहले खंड में। इसमें दुर्खिम ने श्रम विभाजन के प्रकार के अंतर्गत सामाजिक एकता के लिए श्रम विभाजन को आधार माना है, कि श्रम विभाजन के जो भी कार्य होंगे वो समाज में क्या लाएंगे, एकता लाएंगे। साथ ही उसके वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए भी कानूनों के स्वरूप, मानवीय संबंध, एकता के स्वरूप, अपराध, दंड आदि अनेक समस्याओं की अवधारणा की व्याख्या की है। तो ये जो बुक है इनकी श्रम विभाजन पर आधारित, इसको 3 खंडों में बांटा है, जिसमें पहले खंड में श्रम विभाजन प्रकार रखा है जो कि समाज में एकता लाते हैं। एकता किस आधार पर होगा, अपराध, दंड, कानून, इन सब की व्यवस्था इसमें बताई है इन्होंने। ठीक है, दूसरा इन्होंने श्रम विभाजन के कारण व दशाएं दूसरे खंड में बताया है। इसमें इन्होंने बताया कि श्रम विभाजन के जनित कारण जनसंख्या के आकार एवं घनत्व में वृद्धि और सामूहिक चेतना के ह्रास आदि व उनकी दशाओं आदि का सविस्तार उल्लेख किया है। मतलब श्रम विभाजन किस कारण होता है ये बताया है, जब जनसंख्या में वृद्धि होगी, घनत्व में वृद्धि होगा, तो श्रम विभाजन बढ़ेगा, इस आधार पर इन्होंने बताया। और तीसरा इन्होंने बताया था श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप, जिसमें बताया कि श्रम विभाजन आदर्शहीन श्रम विभाजन, बलात्कार श्रम विभाजन, व्यक्तिगत कार्य में अपर्याप्त आदि उल्लेख किया है। ये क्या होता है, ये समाज में विघटन लाते हैं। अब इन चीज़ों को समझते हैं, ये समाज में विघटन या विसंगति कैसे लाते हैं। तो आदर्शहीन श्रम विभाजन, जिसे इन्होंने नियम शून्य श्रम विभाजन भी कहा है, यह श्रम विभाजन का विकृत स्वरूप अर्थात आर्थिक व वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित है। इसे नियम शून्यता विसंगति का उल्लेख करते हुए दुर्खिम का कहना है, विसंगति का कारण स्वयं समाज होता है। तो अगर समाज में विचलन आता है, विसंगति आती है, तो इसका कारण क्या होता है, समाज होता है। ये किसने बोला है, इमाइल दुर्खिम ने बोला है। ठीक है,
दूसरा बोला है आरोपित अथवा बलाश्रम विभाजन। तो इसके अंतर्गत श्रम विभाजन का यह विकृत स्वरूप योग्यता के अनुसार कार्य न मिल पाने के कारण परिस्थितियों पर आधारित होता है। मतलब आपकी योग्यता है लेकिन आपको कार्य नहीं मिल रहा है तो आपके अंदर एक विसंगति उत्पन्न होगी जिससे आप समाज में विचलन भी पैदा कर सकते हैं। तो इसको बताया, दूसरा इन्होंने बताया है। और तीसरी इन्होंने बताया है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। तो ये स्थितियां प्रायः औद्योगिक समाज में देखने को मिलती हैं। उद्योगों में जब सभी लोगों को पर्याप्त कार्य नहीं मिलता है तो वे लोग स्वयं को एकांकी अनुभव करने लगते हैं, धीरे धीरे गांव की भावना प्रबल होने लगती है। इस व्यवस्था से एकता के स्थान पे क्या होता है, विघटन होता है। तो ये जो लास्ट में तीनों हमने आपको समझाया ये विघटन करते हैं। और प्रारंभ में जो दो बताए थे वो समाज में एकता लाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक श्रम विभाजन में खंड जो तीन हमने बताए हैं उसमें से दो समाज में एकता लाएंगे और तीसरा समाज में विघटन लाएगा। ये था सामाजिक श्रम विभाजन जिससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है कि श्रम विभाजन क्या होता है। श्रम विभाजन वो होता है जो बहुत बड़े स्तर से कोई कार्य होता है उसको कई खंडों में बांटा जाता है, कई लोग रखे जाते हैं तो उसे ही श्रम विभाजन बोलेंगे। और कई सारे श्रम विभाजन को पहले से कई सारे लोगों ने इसकी व्याख्या किया था लेकिन उन्होंने आर्थिक आधार पर किया था, लेकिन दुर्खिम ने सामाजिक आधार पर किया है। ठीक है, और इसी पर दुर्खिम को थीसिस उन्होंने लिखी थी और इसी पर उन्होंने अपना PhD किया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इनका धर्म के सिद्धांत को समझते हैं क्या होता है। तो दुर्खिम ने धर्म के सिद्धांत में धर्म की उत्पत्ति का कारण जानना चाहते थे। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि धर्म सामूहिक प्रघटना का प्रमाण होता है, परिणाम होता है। तो धर्म की उत्पत्ति का क्या कारण होता है, इसलिए इन्होंने धर्म के सिद्धांत की व्याख्या किया। और जब इन्होंने धर्म की उत्पत्ति के कारण को जाना तो पाया कि धर्म जो होता है वो सामूहिक जो प्रघटना होती है उसका क्या होगा, परिणाम होता है कि सभी लोगों द्वारा वो स्वीकृत होता है सब। ठीक है, इस आधार पर धर्म की उत्पत्ति माना। समाज के लोगों द्वारा कुछ वस्तुओं को पवित्र मान लिया जाता है, इसे उन्होंने क्या कहा है, टोटम कहा है। जो वस्तुएं पवित्र मान जाती हैं ये वस्तुएं सामूहिक विश्वास का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक व्यक्ति समूह सामूहिक शक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकता है। इसी टोटम के प्रति लोगों में जो भय या रहस्य मनोभाव होता है इससे ही धर्म की नींव पड़ी है। तो टोटम के आधार पर इन्होंने धर्म को कि आदिवासी जो होते थे वो टोटम को अरुणता जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया था और बताया था कि धर्म का किस तरह सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, किस तरह उनमें भय रहता है। इस आधार पर धर्म की नींव पड़ी। वही आगे चल के आज भी धर्म को कहीं ना कहीं भय के रूप में भी कि अगर ऐसा करेंगे तो पाप पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं भय के रूप में धर्म को लोग पालन करते हैं। वास्तव में दुर्खिम का उद्देश्य धर्म का विश्लेषण करना नहीं बल्कि धर्म की उत्पत्ति के सामूहिक कारणों की खोज करना था कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी खोज करना था, ना कि धर्म का विश्लेषण करना था। साथ ही वे धर्म के समाज पर प्रभाव का भी अध्ययन करना चाहते थे। अब अगर धर्म की उत्पत्ति के कारण को जाने तो इनकी पुस्तक थी द एलिमेंट्री फ्रॉम रिलीजियस लाइफ। इसमें इन्होंने धर्म की सिद्धांत दिया है। ठीक है, किसमें दिया है, द एलिमेंट्री फ्रॉम ऑफ रिलीजियस लाइफ में इन्होंने धर्म की उत्पत्ति को सामूहिक प्रघटना का प्रतिफल माना है। इनके अनुसार धर्म एक मिथक है लेकिन इसके अनुपालन करता इसे वास्तविक मानते हैं, इसलिए यह एक सामाजिक तथ्य हो जाता है और प्रत्येक सामाजिक तथ्य का कोई वास्तविक आधार होता है। धर्म का वह आधार दुर्खिम ने स्वयं समाज को माना है कि धर्म को ये मिथक मानते हैं लेकिन जो कि लोग पालन करते हैं तो वो उसे वास्तविक मानते हैं। इसलिए ये क्या धर्म क्या है, एक सामाजिक तथ्य है क्योंकि सामाजिक तथ्य कहीं ना कहीं वास्तविकता का आधार होता है। वास्तविकता का आधार इन्होंने क्या माना है, समाज माना है। ठीक है, इसी क्रम में दुर्खिम धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत जैसे आत्मवाद, मानववाद, प्रकृतिवाद आदि सिद्धांतों की आलोचना इस आधार पर करते हैं कि धर्म एक सामाजिक तथ्य है अतः इसकी उत्पत्ति में प्रकृति नहीं बल्कि सामाजिक कारकों का ही योगदान रहता है। सामाजिक कारणों से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है, ना कि प्राकृतिक कारणों से, इन्होंने ये माना है। और धर्म की उत्पत्ति के कारणों को खोजने के प्रयास में दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुणता जनजाति, ये कई बार पूछा जाता है कि किस जनजाति का अध्ययन किया है दुर्खिम ने, तो ऑस्ट्रेलिया की अरुणता जनजाति का अध्ययन करते हैं और सभ्यता के प्रारंभिक चरण में जो की थी और उन्होंने टोटमवाद को प्रारंभिक स्वरूप में पाया था अरुणता जनजाति में। अब टोटम क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। तो टोटम जो होता है ये जनजाति सोच या विचार की एक ऐसी व्यवस्था है जो गोत्र की अमूर्त अभिव्यक्ति है। टोटम सांसारिक वस्तु होता है। इसे टोटम मतलब कोई नदी, पेड़, जानवर कुछ भी हो सकता है, इसे पवित्र समझा जाता है। अगर आप जैसे किसी जनजाति में है और कोई दूसरा किसी जनजाति में, अगर उसका टोटम उन्होंने किसी पक्षी की खाल को मान लिया है
तो उसको बहुत पवित्र मानते हैं, उस चीज़ को बहुत आदर करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने टोटम एक किसी वस्तु को माना है, चाहे वो नदी, पेड़, जानवर, कुछ भी हो सकता है, उसे पवित्र समझते हैं। यह एक प्रतीक होता है, इसी आधार पर एक जनजाति दूसरी जनजाति से अलग पहचान रखती है। मतलब एक जनजाति ने किसी खाल को, किसी भी जानवर के खाल को मान लिया कि ये मेरा टोटम है, दूसरी जनजाति ने किसी नदी या पेड़ पौधे को मान लिया, तो इस आधार पे एक जनजाति दूसरी जनजाति से क्या अलग पहचान रखती है, और टोटम के आधार पे ही धार्मिक उनमें व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, अब समझते पवित्र और अपवित्र की क्या धारणा है। तो दुर्खिम ने पवित्र और अपवित्र के अपने सिद्धांत में द्विविभाजन के आधार पर धर्म के स्वरूपों का विश्लेषण किया है। इनके अनुसार सांसारिक जीवन की समस्त वस्तुओं को दो भागों में बांटने की प्रवृत्ति होती, एक होती पवित्र और दूसरी होती अपवित्र। जो सांसारिक जीवन है उसमें सभी वस्तुएं एक या तो पवित्र मानी जाएंगी और एक अपवित्र मानी जाएंगी। पवित्र का संबंध सामूहिक जीवन से होता है, जो अपने सभी गुण विशेष कारण से नहीं बल्कि समाज के लोगों द्वारा पवित्र कहलाती हैं। जो भी पवित्र वस्तुएं होंगी वो कहीं ना कहीं सामूहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करेंगी, क्योंकि वो सभी के लोगों द्वारा पवित्र मानी जा रही हैं। पवित्र वस्तुएं पृथक रखी जाती हैं, सामान्य अवसरों पर निषिद्ध मानी जाती हैं। ठीक है, वहीं टोटम का महत्व सामूहिक अवसर पर ज्ञात होता है। जब व्यक्ति को समूह शक्ति टोटम के सामने अपनी व्यक्तिगत शक्ति गौड़ या हीन मालूम लगती है, यही कारण है कि व्यक्ति टोटम की उपेक्षा नहीं कर पाता। टोटम के प्रति जो भय या रहस्य उत्पन्न होता है उसी के आधार पर पवित्रता की भावना उत्पन्न होती है या पनपती है, यहीं से धर्म की नींव पड़ी। ठीक है, तो टोटम को ये पवित्र मानते थे और टोटम को किसी तरह ये अपने से दूर नहीं रखते थे, और यही कहीं ना कहीं भय, रहस्य, टोटम पवित्रता की भावना पनपती है और यही धर्म की नींव पड़ी। ठीक है, इसीलिए दुर्खिम ने कहा है कि सभी धर्मों का आरंभिक स्वरूप टोटम ही रहा होगा। और अगर बात की जाए अपवित्र की व्याख्या में, दुर्खिम कहते हैं कि अपवित्र वस्तुओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण उपयोगितावादी होता है। यह समाज की सामूहिकता का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, बल्कि समाज अपने सदस्यों के इन वस्तुओं के प्रति स्वतंत्र विचार या व्यवहार की स्वीकृति देता है। मतलब कुछ लोग अपवित्र वस्तुओं को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन पवित्र चीजें वो सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करती हैं। उपयुक्त के आधार पर दुर्खिम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, चूंकि अरुणता एक आदिम जनजाति है एवं अपने विकास की प्राथमिक अवस्था में, इसलिए टोटमवाद ही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है। तो अगर धर्म के सिद्धांत की उत्पत्ति में इन्होंने किससे माना है, टोटमवाद को माना है। टोटम क्या होता है, किसी पेड़, पशु या किसी जानवर की खाल या किसी भी चीज को जो कि वास्तविक है उसे पवित्र मान लेते हैं, उसी आधार पर एक जनजाति दूसरी जनजाति से अलग होती है, और टोटम जो कि पवित्र वस्तु है इसी की पूजा पाठ करते हैं और बाद में ये जाके धर्म की उत्पत्ति का कारण बनता है। ठीक है, और किस जनजाति का, ऑस्ट्रेलिया की अरुणता जनजाति, याद रखिएगा इसको। और अब बात करते हैं दुर्खिम के आत्महत्या सिद्धांत। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बात किया है, तो दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित पुस्तक द सुसाइड सन 1897 में प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में उल्लेख किया है। तो दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है, द सुसाइड में दिया है। कब, 1897 में। व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों से घटित मृत्यु ही आत्महत्या होगी। दुर्खिम इस सामान्य अर्थ को अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हम आत्महत्या को एक ऐसी मृत्यु की संज्ञा दे सकते हैं जो कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए घटित होती है। तो आत्महत्या क्या होती है, एक तो व्यक्ति के प्रयासों से घटित होती है, लेकिन इस बात को वो अस्वीकार करते हैं और बाद में कहते हैं कि आत्महत्या जो होती है वो एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए घटित होती है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर दुर्खिम ने आत्महत्या को समाजशास्त्री प्रारूप में परिभाषित करने की प्रयास किया है। तो आत्महत्या को इन्होंने किस रूप में देखा है, समाजशास्त्री प्रारूप में देखा है। आत्महत्या शब्द का प्रयोग उन सभी मृत्युओं के लिए किया जाता है जो कि स्वयं मृत व्यक्ति के किसी सकारात्मक या नकारात्मक ऐसे कार्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं जिसके बारे में वह व्यक्ति जानता है कि वह कार्य इस परिणाम के अनुसार मृत्यु ही उत्पन्न करेगा। तो इन्होंने बताया कि व्यक्ति जब इस कार्य को करता है तो वो पहले से ही जानता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी मृत्यु होगी, ये दुर्खिम ने बोला है। और दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या एक सामाजिक पर्यावरणीय दशाओं के बीच संबंधों को उतना ही अधिक प्रत्यक्ष व स्पष्ट है जितना कि जैविकीय और भौतिक दशाएं आत्महत्या के साथ एक अनिश्चित अस्पष्ट संबंध को स्पष्ट करती हैं। ये इनकी डेफिनेशन है, कई बार पूछी गई है। ठीक है, दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक कारणों की सहायता से हमें भौतिक कारणों का प्रभाव बताया जाता है। यदि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम आत्महत्याएं करती हैं तो इसके पीछे का कारण है कि पुरुषों की अपेक्षा सामूहिक जीवन में बहुत कम भाग लेती हैं महिलाएं।
ठीक है। तो एक कारण इन्होंने सामाजिक कारण में क्या माना है कि कहीं ना कहीं महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम आत्महत्या क्यों करती, क्योंकि वो पुरुष जो होते हैं वो सामूहिक जीवन में अधिक रहते हैं महिलाओं की अपेक्षा, और इसके सामूहिक जीवन के अच्छे बुरे प्रभाव को जीवन में इनके सापेक्ष कम अनुभव करती। यही प्रभाव दुर्खिम ने अपने अध्ययन के आंकड़ों के आधार पर अधिक आयु के व्यक्तियों और बच्चों के संबंध में भी लागू किया है। तो अगर पूछे कि जो इन्होंने दुर्खिम ने अपना पूरा आत्महत्या पे जो भी विश्लेषण किया उस आधार पर उन्होंने क्या आंकड़े निकाले, तो इन्होंने बताया कि आत्महत्या की दर हर साल लगभग एक सी रहती है। पहली बात तो इन्होंने ये कही। दूसरा कहा कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्याएं ज़्यादा रहती, क्योंकि वहाँ भौगोलिक जो टेम्परेचर होता है वो चीज़ होता है। और ऐसे ही देशों में इन्होंने अंतर किया है कि जहाँ जो देश गर्म होते हैं उस देश में आत्महत्याएं ज़्यादा होंगी, जो देश ठंडे होते हैं उस देश में आत्महत्याएं कम होंगी। इस चीज़ के बारे में इन्होंने बताया था। और कम उम्र के लोगों की तुलना में अधिक उम्र के लोगों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है, क्योंकि वो लोग विचारशील होते हैं। इस आधार पर इन्होंने बताया। और फिर इन्होंने बताया कि सामान्य जनता की तुलना में सैनिक लोग अधिक आत्महत्याएं करते हैं। इसका कारण उन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं सैनिक लोग जो लोगों से एक अलगाव होता है, एक दूरी होती है, वो कहीं ना कहीं उन्हें आत्महत्या की ओर ले जाती है। और फिर अविवाहित व सुखी पारिवारिक जीवन से वंचित लोग उन व्यक्तियों की तुलना में आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है। तो अविवाहित लोग जो होते हैं वो जो पारिवारिक जीवन में लोग होते हैं उनकी तुलना में अविवाहित लोग ज़्यादा संख्या में आत्महत्या करते हैं। इस बात को इन्होंने बताया था। और गांव की तुलना में शहरों में अधिक आत्महत्याएं पाई जाती हैं, ये बताया था। ये इन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला था कि किस किस आधार पर आत्महत्याएं होती हैं। अब अगर बात करें दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के उन्होंने प्रकार बताए थे। तो अगर पूछा जाए दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। पहला इन्होंने बताया था अहमवादी। अब अहमवादी आत्महत्या क्या कहती है, तो इसमें इन्होंने दुर्खिम ने बताया कि अहमवादी आत्महत्या में बताया कि आत्महत्या में व्यक्ति समाज से अपने को अलग अनुभव करता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना डूब जाता है कि उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि उसकी सभी उपेक्षा कर रहे हैं। वह अपने से कटा हुआ महसूस करने लगता है, जिसके परिणामस्वरूप अहम को ठेस लगती है और आत्महत्या कर लेता है। अहमवादी मतलब समाज से पूरा कटा हुआ, कि समाज उसे कोई महत्व नहीं दे रहा है, समाज से जो उसकी अपेक्षाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो रही हैं। तो जब व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है तो वो क्या करता है, वो आत्महत्या कर लेता है। तो इस आत्महत्या को क्या बोलेंगे, अहमवादी आत्महत्या। और दूसरी है परार्थवादी आत्महत्या। तो इसके अंतर्गत परार्थवादी आत्महत्या में सामूहिक हित बचाव के लिए स्वयं बलिदान अति महत्वपूर्ण है। दुर्खिम के अनुसार परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति समाज में अपने को बहुत घुला मुला महसूस करता है, व्यक्तिगत हित भूल करके सामूहिक हित में विलीन हो जाता है। जैसे कि सैनिक द्वारा जाने वाली आत्महत्या व जौहर आदि आत्महत्या इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। इस प्रकार भारत में राजपूत में समाज में जो गौरव प्राप्त करने के लिए आग में जो महिलाएं कूद जाती थी वो भी कहीं ना कहीं सामूहिक आत्महत्या जो कि परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आती है। इस प्रकार समुद्री जहाज के कैप्टन भी जहाज में अगर डूब रहा होता है तो उसके बचाव करता है और सभी को बचाना चाहता है, और चाहे वो स्वयं डूब जाए लेकिन वो पूरी कोशिश करता है। तो ये क्या होता है, ये परार्थवादी आत्महत्या होती है। मतलब परार्थवादी आत्महत्या, देखिए अहमवादी आत्महत्या में क्या होता है, व्यक्ति समाज से कटा महसूस करता है, व्यक्ति ये जानता है कि समाज हम उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रहा है जो वो चाहता है। लेकिन परार्थवादी आत्महत्या में क्या होता है, व्यक्ति अपने हितों को भूल जाता है, सामूहिक हित में प्रति होता है। जैसे कि अगर कोई सैनिक शहीद होते हैं तो वो जो होता है वो परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आएगी। या फिर जो जौहर किया जाता था प्राचीन समय में वो कहीं ना कहीं परार्थवादी आत्महत्या कही जाएगी। ये सती प्रथा को भी ले लीजिए, कहीं ना कहीं ये परार्थवादी आत्महत्या कही जाती थी। क्यों? क्योंकि इसमें समाज की जो चीज़ें होती हैं उसके आधार पे समाज को ही सब कुछ मान लिया जाता है, तो ये परार्थवादी आत्महत्या कही जाएगी। और तीसरा है असामान्य या आदर्शहीन आत्महत्या। दुर्खिम कहते हैं कि असामान्य या आदर्शहीन आत्महत्या तब की जाती है जब व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक उतार चढ़ाव आते हैं, अत्यधिक निराशा या अचानक प्राप्त होने वाली खुशी की स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या कर बैठता है। असामान्य आत्महत्या के उदाहरण के रूप में एकाएक दिवालिया हो जाना या भारी लॉटरी लग जाना, अचानक गम या खुशी होने पर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। ये क्या होगा, या असामान्य या आदर्शहीन आत्महत्या होगा।
ठीक है। और अब आपका एमाइल ग्रुकिम कंप्लीट हो गया है, जितना भी कुछ समझाया जाना था उतना समझा दिया है। बाकी अगर आप इतना ही समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। और प्लीज़ आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और उसके अलावा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।